गुड इवनिंग MBA 4 के स्टूडेंट्स। आज अपन बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एथॉस का लेक्चर नंबर 23, जो अपना लास्ट लेक्चर था 22, वो अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। उसी को थोड़ा सा अपन कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेकुलर वैल्यूज़ एंड रैशनैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने अब तक लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आज बात करेंगे अपना रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी एक अनदर ह्यूमन वैल्यू है और कोर ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर काउंट किया जाता है। रेस्पेक्ट क्या है? जब आप दूसरों को एक एसेंशियल नेटवर्थ या एक ऑनर देते हो अपनी फुल डिग्निटी के साथ, और इसमें आप दूसरे का सम्मान कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे को सम्मान करते हैं तो हम इसके अंदर मॉरली ऑब्लिगेट कर रहे हैं। हर एक पर्सन को हम रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान की दृष्टि से बात करते हैं। दूसरे पर्सन को हम रिगार्ड करते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, पर हम उसको सम्मान करते हैं। तो ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ह्यूमन वैल्यू बनता है कि जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से मिले, बातचीत करे, तो वो उसका सम्मान दे के उसके साथ बात करे। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, लाइफ क्या है? लाइफ में हमें बहुत सारी क्या है चॉइसेस मिलती हैं। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो यदि आप रेस्पॉन्सिबल हैं और आपने कोई ऑप्शन को चूज़ किया है, तो उस ऑप्शन को फुलफ़िल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप किस चीज़ से रिकॉग्नाइज़ हो रहे हैं, जो हम करते हैं, जो हमने अपनी चीज़ें ज़िम्मेदारी से निभाई। आप परिवार में भी देखते हैं, कई जगह एग्जांपल देखते हैं, आप जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से करते हैं, तो लोग आपको उस चीज़ के लिए पहचानते हैं। अगर आप प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं तो आप प्रॉमिस के लिए जाने जाते हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वो आपके नाम से जानी जा रही है कि आप इस तरीके की पर्सन हैं, इतने वैल्यूबल हैं, जो चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे पहला आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल पर्सन यानी जिम्मेदार वो पर्सन, वो ये विक्टिम नहीं है, ना ही ये किसी पे ब्लेम कर रहा है। ये वो पर्सन है कि ना ही ये किसी का काम अपने ऊपर ले लेगा कि नहीं ये काम किसी और ने नहीं किया, क्रेडिट मैंने किया। अकाउंटेबल ये है कि वो पर्सन अपने वैल्यू में जो भी चीज़ अपने ऊपर ले रहा है कि ये काम मैं करूँगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है और आप ही इस चीज़ को पूरा करेंगे। दैन परस्यू ऑफ एक्सीलेंस, ये एक एथिकल डायमेंशन कहती है। अगर कुछ लोग आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड है कि नहीं आप दूसरों को अच्छी राय देते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आपको भी वो काम क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से उसी एक्सपेक्टेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे रिलाई कर रहे हैं। दैन डेलीजेंस। डेलीजेंस क्या कह रहा है? रेस्पॉन्सिबल पीपल जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। लोग उन पर एक तरीके का विश्वास कर पाते हैं, टिक सकते हैं उन पर, हाँ कि हम इन पर विश्वास है। लोग इनको केयरफुल भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि इनके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, और ये हमेशा तैयार रहते हैं। देन परसिविरेंस। परसिविरेंस क्या कहलाता है? जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं ना, अगर वो किसी एक काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम को ख़त्म करके ही मानते हैं। वो कभी ऐसे नहीं करते कि इसको आधे रास्ते में छोड़ा और दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लिया। नहीं, एक बार कोई टास्क लिया तो पहले उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें कितने भी हडल्स आ जाए। फिर आता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। रेस्पॉन्सिबल पीपल भी ये कहा जाता है वैल्यूज़ के अंदर में कि ये क्या होते हैं कि ये अपने अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ये चीज़ों से सीखते हैं। जितनी बार ये टास्क कंप्लीट करते हैं, उस टास्क से कुछ सीखते हैं और अच्छी तरह से उस काम को बेटर तरीके से करते हैं। देन सेल्फ रिस्ट्रेंट। रेस्पॉन्सिबल पीपल क्या होते हैं कि ये सेल्फ कंट्रोल वाली एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये पैशन को रोकते हैं। हार्ट, गुस्सा, नफ़रत, ग्लानि, फियर, डर, स्वार्थ, इच्छाएं, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करके रखते हैं। देन फेयरनेस। फेयरनेस क्या है? फेयरनेस एक ट्रिकी कंसेप्ट कहा जाता है, चालाकी भरा। आप किसी की बात से डिसएग्री हैं, किसी पर उसको आप सीधे सीधे नहीं बोलना चाह रहे हैं, है ना, तो आप उसके सामने एक फेयर की पोजीशन खड़ी करते हैं कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, पर आप अपना पॉइंट ज़रूर रखते हो। तो यहाँ एक चालाकी भरी बात की जा रही है वैल्यूज़ के हिसाब से, यानी आप अपने पॉइंट को ज़रूर रखने, चाहे वो कितना ही, तो अगर आपका पॉइंट सही है तो आप उसको तरीके से रखते हैं ताकि आपस की पार्टीज़ में कहीं कोई डिसएग्रीमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। कुछ सिचुएशंस, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे अनफेयरनेस होती है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती।
तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारी ये मॉरली जिम्मेदारी बनती है कि हम चीज़ों को क्लियर बताएं, क्लियर कट किया जाए कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपसे क्या चाहते हैं, लोगों की आपसे क्या इच्छाएं हैं। देन द केयरिंग, केयरिंग इज़ द हार्ट ऑफ द एथिक्स। आप अगर दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको उनके लिए चाहते हैं कि उनका अच्छा ही अच्छा हो, ये सबसे ज़्यादा एथिकल एक्टिविटी माना जाता है जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि एथिक्स भी तो यही कहता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छाई के लिए सोचते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो उसके लिए जो भी आप सही काम करेंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अच्छी सोच के साथ किया है। और यदि आप अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो उसका कभी भी बुरा नहीं होगा। इसलिए ये हमारे कोर वैल्यूज़ में माना जाता है। सिटीजनशिप, जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज में आपका व्यवहार है, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो। कई बार लोग आपस में, पड़ोस में ही लोग अच्छी तरह से दूसरों से बात नहीं करते, जलते रहते हैं। तो ये तो हमारे एथिक्स में है ही नहीं। जबकि कहा जाता है कि पड़ोसी सबसे पहले सगा होता है, सबके दुख सुख में पड़ोसी सबसे पहले आता है। पर आजकल का टाइम देखिए, लोग पैसा कमाने में अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। एक पड़ोसी के पास पैसा ज़्यादा है, दूसरे पड़ोसी के पास पैसा कम है, तो वो उससे जलेगा। तो सिटीजनशिप ये कहती है कि जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस जगह आप रह रहे हो, वहाँ आपका व्यवहार कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। एक अच्छा सिटीजन वो होता है जो अपने समाज में सारी लॉज को पूरा करता है, लॉज को निभाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, और हमेशा फेयर रहता है, लॉयल रहता है, ऑनेस्ट रहता है, लोग उस पर रिलायबल होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से समाज का भला करना चाहता है। तो ये कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ थे बच्चों जो हमने पहले बात की थी। अब आता है आपका सेकुलर वैल्यूज़ एंड रैशनैलिटी। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, भगवद गीता स्टेट्स द रैशनल आर्ग्यूमेंट इज प्रिंस अर्जुन ऑफ वाई ही वांटेड टू रिट्रीट फ्रॉम द ग्रेट एंड राइटियस बैटल ऑफ महाभारत। भगवद गीता सभी ने सुनी है, महाभारत के बारे में भी सभी को पता है। ये एक सिचुएशन थी जहाँ पे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो सब लोगों को देखते हैं और थोड़े से इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि मैं थोड़े से सम्मान मान के लिए, राज्य के लिए अपने ही परिजनों से लड़ाई कर रहा हूँ, और वो कई सारी चीज़ों में एग्जॉस्ट हो जाके फंस जाते हैं। तो आपको पता होगा कि युद्ध टालने के लिए उन्होंने शुरुआत के अंदर 5 विलेज मांगे थे, पर जो उनके भाई था कौरव दुर्योधन, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स को तो चूज़ किया था। तो उनकी जो रैशनैलिटी थी वो थी सेकुलर, कि वो अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते थे, वो अपने दोस्तों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो अपने गुरुजनों से युद्ध करना नहीं चाहते थे। बट फिर भी क्या हो रहा था, क्योंकि वो सही थे और वो लोग गलत चीज़ का साथ दे रहे थे या उनकी तरफ पक्ष में थे, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ रहा था, इसलिए उनको सेकुलर कहा जा रहा है। श्री कृष्ण ने जब उनसे बात करी, भगवद गीता जब कुरुक्षेत्र में वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने हायर स्पिरिचुअल रैशनैलिटी के बारे में बात की थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये जो लड़ाई है ये सही के लिए लड़ाई है, एक अच्छे कारण के लिए लड़ाई की जा रही है, यहाँ धर्म के लिए लड़ाई की जा रही है। और क्षत्रिय जो होता है, उस वक्त क्षत्रिय समाज था, तो क्षत्रियों के पास ही एक राज था कि क्षत्रिय ही सब लोगों का रक्षा करेंगे, उनका भला करेंगे। तो क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने कहा कि ये आपका धर्म बनता है कि आप सही के लिए लड़ाई करो, चाहे वो लड़ने सामने वाला कोई भी हो। तो ये जो लड़ाई थी महाभारत की, ये अच्छाई और बुराई के बीच में थी, धर्म और अधर्म के बीच में थी, दो भाइयों के बीच में नहीं थी, दो गुरुजनों के बीच में नहीं थी, गुरु शिष्य के बीच में। ये लड़ाई थी किसके बीच में? ये लड़ाई थी आपकी धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की। तो सेकुलर रैशनैलिटी क्या कहती है? सेकुलर रैशनैलिटी एक टेंजिबल फीचर है, या फिर वो एक्शंस हैं जो आप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं SER और SAR। तो सेकुलर रैशनैलिटी कौन सी होती है? सेकुलर रैशनैलिटी को हमने यहाँ रिकग्नाइज़ किया है SER से, और जो स्पिरिचुअल रैशनैलिटी होती है वो होती है SAR। तो जो सेक्युलर है रैशनैलिटी SER, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो आप काम कर रहे हो, उससे रिकग्नाइज़ होते हैं। पर जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो एसेंस है। जैसे हम कपूर ले रहे हैं और वाइल्ड ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, हम बात करते हैं फ्लावर, फ्रूट, ऑल सिम्बलाइज। जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़ की शाखा दिखाई दे रही है, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, फल दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ जो जो चीज़ आपको देख सकती है वो सेकुलर है। पर जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, जैसे जड़ पेड़ की, वो स्पिरिचुअल है, वो एसेंस है। क्योंकि उसी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे तो वो पेड़ खड़ा है। अगर वो जड़ें ही नहीं होंगी, आपको भी पता है कि जड़ें अगर कट जाएँ तो पूरा का पूरा पेड़ सूख के गिर जाता है।
तो स्पिरिचुअल अगर रैशनैलिटी नहीं हुई तो सेकुलर रैशनैलिटी जो है वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। ऐसे ही सेकुलर वैल्यूज रेस्ट ऑन टू मेन टीनेट्स। कौन कौन सी? लॉजिकल, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, अगर वो आपको दिखाई दे रही है इसलिए आप उसको मान रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, कोई चीज़, कोई प्रकार, कोई अर्थ, कोई वस्तु नज़र आती है, तो सेकुलर रैशनैलिटी रिजेक्ट करती है जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉजिकल नहीं प्रूव है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी। ऐसे ही सेकुलर वैल्यूज़ जो होती है वो दर्द को महसूस नहीं हो देती, वो कहती है कि आपने ये काम किया है इसलिए आपको हो रहा है ना। सेकुलर वैल्यूज़ क्या कहती है? वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ, क्योंकि चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एम्बिशन, डिज़ायर, कंपटीशन, ये सब के सब सेकुलर वैल्यूज़ को प्रेरित करते हैं। सेकुलर वैल्यूज़ का जो कोर प्रिंसिपल है वो है आपकी अवेयरनेस, कि आप चीज़ों के प्रति लॉजिकल आप कितने ज़्यादा अवेयर रहते हो, आप क्या क्या देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वही आप सही मान रहे हो। सेकुलर रैशनैलिटी इज़ ड्रिवन बाय लैक, कि हम क्या चाहते थे, आप वाट वी डोंट हैव, हमारे पास क्या नहीं है और हम क्या चाहते हैं। और कई बार इसी को हम कह रहे हैं कि लालसा या वासना। जब हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, हमारे पास चीज़ों को दिखाई जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हमें कम लगती हैं, तो हम इस सेकुलर रैशनैलिटी की तरफ भाग रहे हैं। हमें लगता है कि यही हमारी हैप्पीनेस है, यही हमारी प्लेजरनेस है, यही हमारी अवेयरनेस है। सेकुलर कहती है कि जब आप लोगों से अपने रिश्ते बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? सेकुलर रैशनैलिटी है। सेकुलर वैल्यूज़ क्या कहती है इन द मैनेजमेंट, कि जैसे एंगर, जेलसी, हार्टेड, नफरत, एनकरेज, सब चीज़ों का एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशंस भी शो करने पड़ते हैं, जो ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप एंगर है, गुस्से में काम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है। आप ग्रीड करके किसी को काम कर रहे हैं, लालच में किसी को काम करवा रहे हैं, स्वार्थी होकर काम करवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। थोड़े समय के लिए फ़ायदा तो देगा पर वो लंबा नहीं चलेगा। SCR कहता है कि मेक माई मिस्टेक हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन एज हायर स्टैंडर्ड लिविंग। जितना आप कंज्यूम करने की सोचोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना आपका हायर स्टैंडर्ड होता जाएगा। सेकुलर वैल्यूज़ कई बार ये कहती हैं, ये मानती भी हैं कि प्रोग्रेस का मतलब है कि आपने समय पे अपने आप को परिवर्तित कर लिया। सेकुलर वैल्यूज़ एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों अप्रोच को कंसिडर कर रहे हैं। सेकुलर वैल्यूज़ कहती है कि हम जब अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जैसे सेकुलर वैल्यूज़ से ये कहती है कि जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, जबकि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो आपको इन चीज़ों को करने से रोकती है। सेकुलर वैल्यूज़ क्या करती है कि ह्यूमन बीइंग टू मैनेज देयर अफेयर्स टेकिंग अ सिस्टम अप्रोच। जब भी हम पार्ट और सब पार्ट्स की बात करते हैं तो एक सिस्टम से हमारा ह्यूमन बीइंग चलता है और इसी की वजह से सेकुलर वैल्यूज़ चल रही हैं। सेकुलर वैल्यूज़ क्या करती है? अर्ज कि टू एक्सेप्ट इमोशन लाइक जेलसी। हम प्राइड को भी ले रहे हैं, एंगर भी ले रहे हैं, एरोगेंस भी ले रहे हैं, ग्रीड भी ले रहे हैं, ये सब हमारे नेचुरल है। और ये इसलिए आ रहा है कि हम स्पिरिचुअल नहीं, हम सेकुलर हैं, हम रैशनैलिटी को देख रहे हैं, हम लॉजिक को देख रहे हैं, हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, हम टेंजिबल थिंग्स को देख रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को हम सेकुलर के अंदर ले रहे हैं। तो आई होप बच्चों के आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।